पूरे कम्युनिटी में, हिंदू हो मुसलमान हो, सबके बीच ब्राह्मण हमेशा पूजनीय होता है। और घुसखोर पंडित, इसका नैरेटिव समझिए। किसी गांव में, किसी राज्य में एक दरिद्र ब्राह्मण रहा करता था। ये हर कहानी में, जहां कहानी की शुरुआत होती है, किसी राज्य में या किसी गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण दरिद्र क्यों लिखा गया? वो दरिद्र नहीं होता था। वो जो भीख मांगते थे, वो भिक्षाटन, वो उनके ब्रह्म के आचरण का एक पार्ट होता था। लेकिन नैरेटिव कैसे सेट किया गया? किसी गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण रहा करता था और ठाकुर के लिए शोषक है, हमेशा ठाकुर के लिए शोषक है। एक गांव में कोई दुर्जन सिंह नाम का ठाकुर था। मतलब क्यों दुर्जन सिंह क्यों भाई? राइट। तो ये नैरेटिव सेट किया गया सबसे पहले कहां? मैकाले के द्वारा पुस्तकों में लेफ्ट लिबरल ने इस नैरेटिव को सेट किया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया। वहां से ध्वस्त करते हुए फिर उसी कथानक पे फिल्में बननी शुरू हुई। क्या जरूरत था शोले मूवी में करीम चाचा को डालने का? करीम चाचा, पूरे गांव में हिंदू रह रहा है, वहां एक परिवार रह रहा है जिसके बेटे को मार दिया जाता है। मतलब उसको दिखाया जा रहा है पीड़ित, विक्टिम। ये चीजें। और मैं अपनी दो पंक्ति कहना चाहूंगा। हाँ मैं सवर्ण हूं, इंद्र के द्वारा छला गया कर्ण हूं, समाज की धुरी हूं, समाज के लिए जरूरी हूं, समाज की धुरी हूं, समाज के लिए जरूरी हूं, मैं बरगद के पेड़ से टूटा हुआ पर्ण हूं। हाँ मैं सवर्ण हूं। वाह क्या बात है। देखिए सर, आज वो इमोशंस भी अब लोगों के बाहर आ रहे हैं ना, क्योंकि आप पंडित को घूसखोर कहेंगे, दूसरे वर्ग को कुछ कहेंगे, तो वो इमोशंस बाहर आएंगे। सर सवाल ये है कि ये बार बार होता है। मैंने कहा ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी मूवीज थी। हर बार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। ये नौबत ही क्यों आती है? जब फर्स्ट टाइम हुआ था, पहली बार हुआ था, तभी अगर कड़ा कदम उठा लेते तो शायद आज इस तरह की तस्वीर नहीं होती। नहीं, जब मैं कहता हूँ भाई साहब अच्छा बोलते हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं वो जब वो कहते हैं कि मैं स्वर्ण हूँ, तो सामने वाले को कुछ तो साबित करते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ इसकी आवश्यकता क्या है? हम भी एक इंसान है भाई, और आप भी एक इंसान हो। वो कह रहे हैं जब घूसखोर पंडित कहेंगे तो बताना पड़ेगा। मेरा यदि इंसानियत की बात यदि आती है तो उससे बेहतर नहीं है जब हमारे देश के राजनेता मंच पे खड़ा होकर के बोलते हैं कि हम ओबीसी कोटे से हैं। कर रहा है, ये हमारे राजनीति से शुरुआत हुई है और ये दिन प्रतिदिन ये और गहरा होता जा रहा है। आज जहां तक पाटने की प्रयास किया जा रहा था, जब हम संसद में मंत्रियों का लिस्ट पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं इस जाति से इतने पंडित, इस जाति से इतने पंडित, एक पक्ष से दूसरा पक्ष ये जब पूछता है कि आप बताओ आपने मुसलमानों को कितने का टिकट दिया, आप बताओ तुमने पंडितों को कितने का टिकट दिया, तुम बताओ ठाकुरों को कितने का टिकट दिया। ये खतरनाक इसलिए मैं मानता हूं इसे कि जब हमारे देश में ये कहा जाता है कि आक्रांता आते थे और देश को लूट कर चले जाते थे, उस वक्त हम अपने यदि देश की जनसंख्या देखें तो 8 से 10 करोड़ जनसंख्या थी। वो आते कितने थे? 200, 500, 1000, और वो लूट कर चले जाते थे। क्यों लूट कर जाते थे? हमें बांट के रखा गया था और आज वही प्रथा चल रही है। वो किसान है, उसका लड़ने का काम नहीं है, जिसका लड़ने का काम है वो लड़ेगा। यह ब्राह्मण का काम है, इसका काम है पूजा पाठ कराना, यह लड़ने नहीं जाएगा। और ये कारण था, इसी के फायदा उस दिन उठाए गए थे। पहला मुसलमानों का आक्रमण झेलने वाला, लड़ने वाला राजा दाहिर था। देवल का युद्ध वहां के मंदिर पे हुआ, गाय को काट के मंदिर पे डाला। देवल पूरा ब्राह्मणों का शहर था, नगर था। सबसे पहले ब्राह्मणों ने मुगलों के जो है छक्के छुड़ा दिए, ब्राह्मणों ने लड़ा। और मैं आपको 50 उदाहरण और दूंगा। और ये किसने कहा कि सिर्फ ठाकुर ही राजा हुआ करते थे? कौन सी जात के राजा नहीं थे? मुझे बता दिए, इतिहास खंगालिए। हर जात से राजा थे, अहीरों के राजा थे। हर जात में जिस जाति का नाम लीजिएगा, हर जात के राजा रक्षा के लिए समय पड़ने पे हर आदमी ने जिससे जो संभव हो सकता था वो युद्ध लड़ा, उन्होंने प्रयास किया। ठीक है सर, एक मिनट आकर बताइए, जवाब दीजिए। जो लड़ने वाले हैं वो बता रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कभी जो पंडित थे या जिस आपने जैसे जिक्र किया कि ब्राह्मण, उन्होंने नहीं लड़ा। इनकी ये बात कोई बहस की है ही नहीं। ये बात कोई बहस की है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपकी बात को मान लेते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि जाति की प्रथा खत्म कर दो ना भाई, खत्म कर दो इंसानियत को लेकर। जाति की प्रथा को खत्म कर दीजिए। देखिए, महात्मा गांधी जी ने ये पूरा प्रयास किया था, लेकिन इस देश में जातीय उन्माद और धर्म के आधार पे अगर बांटने का कोशिश किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। पहली बात ये, जिस पे हम चर्चा करें घुसखोर पंडित पे, तो मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि नेटफ्लिक्स की जो मालकिन है वो रुचिका कपूर
लेकिन उनकी जो शादी हुई है वो कश्मीरी मुस्लिम है। तो भाई साहब सही कह रहे थे कि मनोज वाजपेयी की जो पत्नी है, तो मुझे ये लगता है सनातन को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है पिछले कई वर्षों से देश में। तो उसी का एक एग्जाम्पल हो सकता है कि पंडितों को बदनाम करना, घुसखोर पंडितों और सनातन को बदनाम करना। लेकिन हम ऐसे लोगों को ये बताना चाहते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं कि आप समाज को बांटने वाला किसी भी जाति के लिए आप इस तरह से अगर करेंगे तो समाज आपको माफ नहीं करेगा। और जनता को भी ये चाहिए कि ऐसे कोई भी फिल्म बनाए, उन फिल्मों का बहिष्कार करना चाहिए। तभी ऐसे डायरेक्टर और ऐसे अभिनेताओं को ये लगेगा कि हमने गलत कर दिया है। बाइकआउट करना ही अब इसका एक आखिरी विकल्प लगता है। बिल्कुल ज़रूरी है बाइकआउट करना, क्योंकि जब ही समझेंगे कि जो भी आप डायरेक्टर हैं, चाहे वो एक्टर हैं, चाहे एक्ट्रेस हैं, उन्हें समझ में जब आएगा, ना कि उन्हें केवल पैसा लेके कोई भी किरदार करना शोभा नहीं देता। ये आपको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हम एक हिंदुस्तानी है, हिंदुत्व हमारा काम है, उसको हमें बिल्कुल मजबूती से इकट्ठा करना पड़ेगा। और रही भाई साहब ने जो बात कहा कि हमें जातिवाद खत्म करना पड़ेगा, हाँ, हम सब इस प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि जातिवाद खत्म करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जो ये सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, तो वो बिना सर्टिफिकेट के जब तक बटेंगे बंद नहीं होंगे, तभी तो आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे। आप बांटते हैं कि आपको 10%, आपको 25%, आपको 40%, ये किसने बांटना शुरू करा? ये जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक ये करेक्टर्स आते रहेंगे, बार बार हमारे देश को लड़वाते रहेंगे। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब भी हम लड़े हैं, जब भी हम लड़े हैं, हमेशा कास्ट पे लड़े, और कास्ट पे लड़ने के बाद मरा कौन है? केवल हिंदुत्व मरा है, हिंदू मरा है, ना कि कोई कास्ट। अगर मरने के बाद चाहे कोई भी कास्ट का है, अगर कोई मरता है, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो क्या उसकी बॉडी पे लिख के आता है कि ये इस कास्ट का या इस कास्ट का? इसलिए आप अपने हिंदुत्व को पहचानो, अपने राष्ट्र को पहचानो, तब बाद में कोई भी कास्टिज्म है उसको लेके आओ। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भाई साहब ने जो कहा है, मैं इनसे एक सवाल सिर्फ पूछूंगा कि ये बताइए कि सेंसर बोर्ड पे आखिरी कमांड किसका है? इसका जवाब दो। कब तक राजनीति होता रहेगा? आप वहां कुछ करोगे, यहाँ के कुछ बोलोगे, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, आप हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी सत्ता में बैठा हुआ है। आप जनता के बीच आकर राजनीति करेंगे और वहां बैठ करके आप अलग राजनीति करेंगे, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। बताइए सेंसर बोर्ड कमांड किसका है? देखिए, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। निश्चित तौर पे आपने सवाल बड़े अच्छे किए, लेकिन आप पूर्ववर्ती सरकारों का 65 वर्षों का कार्यकाल और 65 साल का जो पर सर अभी तो आप ही लोगों को नहीं, बिल्कुल देखिए, ये नेटफ्लिक्स जो है ये सेंसर बोर्ड में नहीं जाता है। पहली बात ये, नेटफ्लिक्स का अपना कानून है, लेकिन सरकार इस पे काम कर रही इस पे है। भी तो कानून लाना होगा ना सर, सरकारी- क्योंकि नेटफ्लिक्स में आप देखिए ना, ऐसा नहीं कि उसमें गंदगी भी बहुत है। बिल्कुल वही बता रहा हूँ प्रीति जी, आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल में इतने सारे सीरीज आ रहे थे कि क्या सीरीज में नहीं बोला जाता था, लेकिन सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया और सरकार उस पर कानून लेकर आ रही है। जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, लोग घर में देखना बंद कर दे रहे थे, जो सीरीज में गालियां दी जा रही थी, तमाम तरह के ऐसे। तो अब ये नया आया है, सरकार इस पर निश्चित तौर पर काम कर रही है। आप बता दीजिए ना, 12 साल में इस तरह की कोई फिल्म आई थी क्या? ये फिल्म आई है फिल्म, लेकिन फिल्म उस नाम से जाएगी नहीं, ये तय है। ये हमारी बिल्कुल, ये मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, सरकार इसके लिए बहुत गंभीर है।